गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के लिए हम जो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.8। एक्सरसाइज 13.8 में आज ये हमारा चौथा वीडियो है। एक्सरसाइज 13.8 के जो हमने करीबन 10 सवाल हैं उनमें से हमने 8 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो आज हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 13.8 कंप्लीट होने के बाद हमारे जो एक्सरसाइज 13 है मतलब चैप्टर नंबर जो 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वो कंप्लीट होने वाला हो जाएगा। आज होने वाला नहीं, आज हो जाएगा। इसके बाद हमने अब तक जो कर लिए हैं वो मैं बता देता हूँ। अब तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया है, सेकंड कर लिया है, 12 कर लिया है, 13 कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। आज ये 13 चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज हम जो 13.8 के सवाल बचे हैं तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लीजिए 13.8 के जो 2 सवाल है वो कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं पहले। तो पहला सवाल जो सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 हमें दिया है कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है r और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है s। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या कर रहे हैं, हमारे पास लोहे के 27 छोटे छोटे गोले हैं, सभी की त्रिज्या बराबर है r और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है s। सभी गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, अलग अलग है ना। एक गोले का s, ऐसे टोटल 27 गोले हैं s मिलाकर और त्रिज्या सभी की अलग सेम है r। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है कि इन 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं। 27 लोहे के गोले हैं छोटे छोटे जिनको पिघलाया है और एक बड़ा गोला बना दिया है। पिघला दिया तो पिघलाकर एक बड़े गोले का आकार उन्हें दे दिया है। ठीक है, तो अब हम आपसे ये पूछ रहा है कि जो बड़ा गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ठीक है, बड़ा गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, तो आपको ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या r डैश। ठीक है, अब ये s डैश क्या है, r डैश क्या है, r क्या है, s क्या है, ये सभी हम लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा इसने पूछा है कि छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें वो पूछा है अनुपात। ठीक है, छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए सवाल नंबर है हम 9 कर रहे हैं 13.8 एक्सरसाइज का, जिसमें हमें दे रखा है लोहे के गोलों की संख्या। ठीक है, लोहे के जो छोटे गोले हैं उनकी संख्या, लोहे के यहाँ लिख लेते हैं छोटे गोले। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं या छोटे की। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम अच्छे से कि लोहे के छोटे गोलों की संख्या। कितने गोले हैं टोटल, हमें दे रखे हैं लोहे के जो गोले हैं वो टोटल 27 है। ठीक है, लोहे के गोलों की संख्या कितनी है, छोटे वालों की 27। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है छोटे गोलों की त्रिज्या। छोटे गोलों की जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या हमें दे रखी है r सेंटीमीटर। ठीक है, r दे रखा है, r कोई ना कोई मान होगा, यहाँ पर इसने r ही दे रखा है, हम r ही लिखे। ठीक है, और इसने साथ में ये दे दिया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा सवाल को कर लेते हैं फिर s का भी काम करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि लोहे के छोटे गोलों की संख्या दी है हमें 27, एक छोटे गोले की त्रिज्या है r। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन सभी 27 ये जो 27 गोले हैं
इन सभी 27 गोलों को इन्होंने पिघलाया। क्यों पिघलाया? लोहे के थे, इन्होंने पिघला दिया। इन्होंने पिघलाकर एक बड़ा गोला बना लिया। ठीक है, छोटा गोला, छोटे छोटे गोले थे, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला इन्होंने बना लिया। तो पूछ रहा है इस बड़े गोले, जो हमारे पास बड़ा गोला जो आएगा उसकी त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे सुन लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या किया जा रहा है। पिघलाने की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है? पिघला रहा है। तो पिघला रहा है इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। और जहां भी लिक्विड दिख जाए मैथ में चैप्टर नंबर 13 में, जहां भी आपको लिक्विड आ जाए, पिघला रहा है इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में बनाएगा। लिक्विड फॉर्म ही होगा ना पिघलाने के बाद। पिघलाएगा किसी भी वस्तु को तो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। पिघलाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हम निकालेंगे आयतन। समझ में आया आयतन क्यों निकाला? क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड होते ही हम मैथ में क्या निकाल देते हैं? आयतन निकाल देते हैं। इसका मतलब लोहे के एक छोटे गोले का आयतन निकाल ले। ठीक है, तो यहां से देखो क्या कर रहा है, लोहे के छोटे गोले 27 हैं। इन 27 गोलों को पिघलाकर नए गोला, एक बड़ा गोला बना रहा है। इसका मतलब जो गोला बनाएगा, देखो क्या कर रहा है, ऐसे बड़ा गोला बना रहा है। तो वो कब बना रहा है? जब छोटे छोटे 27 गोलों को मिलाकर बड़ा गोला बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? इन सभी 27 गोलों का जो आयतन है, क्या होगा? इन सभी 27 गोलों का आयतन, समझ लीजिए फिर करा देंगे सवाल। इन सभी 27 गोलों का जो आयतन है वो बराबर हो जाएगा बड़े गोले के आयतन के। ठीक है, बड़े गोले के आयतन के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि बड़ा गोला बना कैसे रहे हैं हम? बड़ा जो गोला बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं? इन सभी 27 गोलों को पिघलाने के बाद ही तो बड़ा गोला बना रहे हैं। तो 27 गोलों का जो आयतन होगा, पूरे के पूरे 27 गोलों का जो आयतन होगा वो पूरे एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम निकालेंगे जो छोटे गोले हैं उनका आयतन, तो लिखेंगे छोटे गोले का आयतन। अब गोले का आयतन यहां बोल दिया है, गोले का आयतन जब वो क्या होता है, फॉर्मूला हमें ध्यान है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और देखो एक अच्छी चीज यहाँ पर क्या है कि त्रिज्या भी आर ही है। इसका मतलब ये जो 9वां सवाल है इसमें एक छोटे गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या भी आर है। इसका मतलब इस सवाल में जो छोटा एक गोला है, जो एक छोटा गोला है उसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 27 गोलों का आयतन। तो यहां लिखेंगे अतः 27 गोलों का आयतन, 27 गोलों का आयतन मतलब जब एक गोले का आयतन आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब है तो 27 का कितना हो जाएगा? 27 से गुना कर दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। हमने 27 से गुना कर दिया, किसको करा? 4/3 पाई आर क्यूब को। ठीक है, तो देखो काट दीजिए, 27 में 3 से 27 कट रहा है या नहीं काटते हैं? देखो नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे वो आप यहाँ से ध्यान से सुन लीजिए, क्यों नहीं काटेंगे। हमने यहाँ लिख दिया है 27, इसको ऐसे के ऐसे रहने दीजिए आप। ठीक है, तो 27 गोलों का आयतन क्या होगा? अतः 27 गोलों का आयतन, हमने एक गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन हमने निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमने एक गोले के आयतन को 27 से गुना कर दिया, तो 27 गोलों का आयतन आ गया।
ठीक है, आगे चले। अब हमने क्या करा है, इन 27 गोलों के आयतन को पिघलाया और एक बड़ा गोला बनाया। इसका मतलब इस बड़े वाले गोले का आयतन बराबर है 27 गोले का आयतन। तो हम लिख देंगे कि बड़े गोले का आयतन, सबसे पहले तो ये लिखिए बड़े गोले का जो आयतन है वो निकालना है हमें। तो लिख देंगे बड़े गोले का जो आयतन है वो बराबर है 27 छोटे गोलों का आयतन। इसको मिटा देता हूं, अब ये काम का नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया है कि जो बड़े गोले का जो आयतन है वो बराबर है 27 छोटे गोलों का आयतन। ठीक है, अब ये बड़ा भी एक गोला ही है तो इसका फॉर्मूला भी कुछ ना कुछ होगा। तो हमने लिख दिया, वो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखना, सवाल में हमें दे रखा है कि जो बड़े गोले की त्रिज्या है उसे r डैश से दिखा रखा है। इसे दिखा रखा है r डैश से। ठीक है, ये 13 मत समझ लेना, यहाँ 13 नहीं है, r डैश का क्यूब है। ठीक है, r डैश डैश नहीं लगाते हो क्या आप, जैसे ऐसे मान लो मैंने r यहाँ लिखा और डैश ऐसे लगा दिया। ठीक है, ऊपर एक कॉमा जैसा बिंदु लगाना है, हमें चिन्ह लगाना है, उसे बोलते हैं r डैश। तो ये r डैश हो गई बड़े गोले की त्रिज्या, बराबर हमने लिखा 27 छोटे गोलों का आयतन। तो 27 छोटे गोलों का आयतन हमने निकाला था, इसको यहां रख दो। तो 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे। अब इधर देखिए 4/3 बराबर के इधर ये रहा, और ऐसे ही 4/3 बराबर के इधर भी है, कट गया। देखो क्या होता है, बराबर के दोनों साइड अगर एक जैसी संख्याएं गुणा हो रखी है या एक जैसी संख्याएं भाग हो रखी है, जैसे यहाँ पे 4 ऊपर गुणा हो रखा है और 3 नीचे दोनों साइड भाग हो रखा है, तब हम एक दूसरे से उन संख्याओं को काट सकते हैं। तो 4/3 से कट गया 4/3। ठीक है, ऐसे ही इधर पाई से कट गया हमारे पास इधर वाला पाई। ठीक है, इधर वाले पाई से हमारे पास कट गया ये वाला पाई। समझ में आया? इसका मतलब हमारे पास क्या बच गया कि r डैश का जो क्यूब है वो बराबर बच गया है 27 r क्यूब के। देखो इधर से बचा है 27, इधर से बचा है r क्यूब। अब मैंने यहाँ पे इसीलिए 3 को 27 से, जो 3 है उसको 3 से 27 को नहीं काटा था, क्योंकि यहाँ 4/3 इस वाले 4/3 से कटने वाला है, यहाँ पे पाई इस वाले पाई से कटने वाला है। तो क्या बच गया है, r डैश का जो क्यूब है, मतलब बड़े वाले गोले की त्रिज्या का जो क्यूब है वो बराबर है 27 r क्यूब के। ठीक है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r डैश का जो क्यूब, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, वो बराबर है इसके। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया r डैश, इसका क्यूब बराबर। अब 27 को देखिए, अब 27 को अगर देखें तो 27 कैसी संख्या है, 27 बराबर है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब जो 27 है हमारे पास वो होती है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब देखो 3 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब 3 का अगर आप क्यूब निकालो तो वो कितना आता है 27। ठीक है, इस 27 को हमने लिख दिया 3 r क्यूब है तो 3 r का क्यूब। ठीक है, समझ में आया? r डैश का क्यूब था, मैंने 27 को लिख दिया 3 का क्यूब और r का क्यूब लगाया है, इसलिए 27 r क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 3 r का क्यूब। ठीक है, 3 r की घात 3। अब समझ में आया? तो यहां से देखिए, यहां हमारे पास r डैश मतलब बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ से अगर घनमूल कर देता हूं मैं,
मतलब क्यूब वाले को हटा देता हूं तो r डैश का मतलब कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा। r डैश का मतलब कितना आ जाएगा, 3r। समझ में आया? इसका मतलब जो बड़े वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, जो छोटे वाले गोले की 3 गुनी है। ठीक है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, 3r। अब आते हैं हम s पर, जो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा था उस पर आते हैं। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। अभी तक हमने क्या निकाला है, केवल छोटे बड़े वाले गोले की त्रिज्या, r डैश का मान 3r है। ठीक है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, r की 3 गुना। ठीक है, अब बात करते हैं s पर आते हैं। s का क्या सिस्टम है, तो s का काम करते हैं s वाले का। ठीक है, इधर बात करते हैं s पे। लिखा हुआ है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है s। s मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, s का मतलब होता है पृष्ठीय, इसलिए इसने बोला है सरफेस एरिया। ठीक है, इसको s से डिनोट कर रखा है। जैसे त्रिज्या को r बोला है, ऐसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल को s कहा गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल को नीचे लिख देते हैं, तो क्षेत्रफल। अब बड़ा गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि देखो हमने छोटा वाले गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सवाल में इसने दिया था, बड़े वाले गोले का नहीं दिया था, तो बड़े वाले का निकालना पड़ेगा। छोटे का तो सवाल में इन्होंने दिया है, बड़े का हम अब निकालेंगे। तो ये तो हमें s को दे रखा था, बड़े वाले का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4πr²। मान रख दो बस 4, पाई ऐसी के ऐसी, r की जगह मान रख दो कि ये त्रिज्या है बड़े गोले की। तो बड़े गोले की त्रिज्या अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई, 3r। इसको लिख दिया हमने 3r का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 4। ठीक है, 4 पाई और 3 का स्क्वायर। देखो 3r का स्क्वायर मतलब पहले तो 3r का स्क्वायर बोला है, इसका मतलब पहले तो 3 का स्क्वायर और फिर r का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया है 9 और r स्क्वायर, इसका मतलब 3r का स्क्वायर कितना आ गया, 9r स्क्वायर। ठीक है, इसको इन्होंने बोला है s डैश। ठीक है, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको इन्होंने बोला है s डैश। जैसे त्रिज्या को r डैश बोला था बड़े गोले के लिए, ऐसे ही बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को s डैश बोला गया है। तो s डैश का मान कितना आ गया, 936 पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया? जो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ चुका है हमारे पास 36 पाई r स्क्वायर। ठीक है, s डैश का मान। ठीक है, और अगर यहाँ हम छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर ही तो लिखोगे, क्योंकि छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यही 4 पाई r स्क्वायर, तो त्रिज्या भी कितनी है इसकी, r। तो 4 पाई r स्क्वायर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारा बस 2 लाइन का सवाल और बाकी है, फिर हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है उस पे आ जाते हैं। हमसे पूछा है कि s अनुपात s डैश। ठीक है, शायद यही पूछा है, चेक कर लेते हैं एक बार कि हमसे क्या पूछा गया है सवाल के लिए। हमसे पूछा गया है s बटे s डैश। ठीक है, सही पूछा गया है, s बटे s डैश मतलब छोटे गोले का क्षेत्रफल बटे बड़े गोले का क्षेत्रफल, ये आपसे पूछा गया है। तो वो बराबर हो जाएगा, s का मान कितना है, s का मान ये रहा। s का मान कहाँ पे है, s है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना है
4 पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले एच डैश का मान रखेंगे वो कितना है 36 पाई आर स्क्वायर। अब जिससे जो कट रहा है उसको काट दो। 4 से 36 कट रहा है 9 बार, पाई से पाई कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, मतलब ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच रहा है 9। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया कि एस अनुपात छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 1:9। ये हो चुका है आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है, वापस से समझ लीजिए क्या क्या करा है हमने यहाँ पर। त्रिज्या दे रखी थी छोटे गोले का आयतन निकाला। टोटल 27 गोले थे, इसलिए हमने 27 से गुणा कर दिया। तो बड़े गोले का आयतन जो है वो 27 छोटे गोलों के आयतन के बराबर आ जाएगा। हमने बड़े गोले का आयतन निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूले से। त्रिज्या सवाल में दी गई थी आर डैश, इसलिए आर की जगह आर क्यूब की जगह आर डैश का क्यूब रखा गया है। 27 छोटे गोलों का आयतन हमने निकाला 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया, क्या बचा आर डैश का जो क्यूब है बराबर बच गया 27 आर क्यूब। 27 को हमने लिख लिया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 3 आर का क्यूब क्या आ गया आर डैश का क्यूब के बराबर। तो दोनों साइड से क्यूब हटाया या घनमूल किया तो आर डैश बराबर क्या आ गया 3r, मतलब जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या आ गई। फिर हमने यहाँ पे निकाला छोटे गोले का क्षेत्रफल s, तो छोटे गोले की त्रिज्या थी r, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या भी r थी इसलिए क्षेत्रफल यही हो गया। फिर बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, फॉर्मूला वही 4 पाई आर स्क्वायर। इस बार r की जगह कितना है त्रिज्या, r कितना है बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या हमने कितनी निकाली 3r, तो r की जगह हमने रख दिया 3r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर। 9 को हमने 4 से गुणा किया तो बड़े गोले का क्षेत्रफल कितना आ गया s डैश, जो हमें दे रखा था कि s डैश हमें लेना है। s डैश बड़े गोले का क्षेत्रफल 36 पाई आर स्क्वायर, तो s/s डैश क्या हो गया बराबर छोटे गोले का क्षेत्रफल और बड़े गोले का क्षेत्रफल। इसको हमने काटा तो हमारे पास आ गया छोटे गोले का क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का क्षेत्रफल बराबर 1:9। ये हो गया है हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और बचा है 10वां सवाल, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके या रोक कर उतार दीजिए, फिर वापस से वहीं से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, इससे पहले मैं सवाल नंबर 10 आपके सामने पढ़ देता हूँ क्या दे रखा है। सवाल नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm का है जो व्यास है। दवाई की एक गोली है, गोल कलर का है, गोले के आकार का कैप्सूल है जिसमें 3.5 mm का व्यास है, जिसका व्यास। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की जरूरत होगी, ये उसको बताना है हमें। तो करना कुछ नहीं है, व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या आते ही फॉर्मूला लगा दो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे आपके पास इसका आयतन आ जाएगा। आयतन ही क्या आ जाएगा दवाई की संख्या। तो फटाफट से लिखवा देता हूँ 10वां सवाल भी कंप्लीट, फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आपने आई थिंक उतार लिया होगा या फिर वीडियो को रोक के उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो अभी भी वीडियो को पीछे रिवाइंड कर लीजिए और उतार लीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए सवाल जो दे रखा है हमें,
उसको वापस पढ़ लेता हूँ। 3.5 mm व्यास की गोली है कैप्सूल। ठीक है, तो लिख लेते हैं दवाई के कैप्सूल का व्यास। दवाई के कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल होता है दवाई आपने ली होगी, घर पे देखी होगी। दवाई के कैप्सूल का व्यास हमें दिया है 3.5 mm। ठीक है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो व्यास दिया है 3.5 mm, तो हम लिख लेंगे इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ जाएगी कि व्यास में आप 2 का भाग लगा देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। व्यास में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.75। ठीक है, चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही। ठीक है, या नहीं निकालते हैं वैसे रहने। आगे देखिए, त्रिज्या हमने निकाल दी, व्यास में 2 का भाग लगा दिया, त्रिज्या आ जाती है। अगर किसी भी आकृति के व्यास में 2 का भाग लगा दिया जाए तो त्रिज्या आ जाएगी। तो कैप्सूल की त्रिज्या कितनी आ गई 3.5/2। अब पूछा है दवाई की मात्रा। ठीक है, कैप्सूल में कितनी दवाई आएगी। ठीक है, तो लिखेंगे दवाई की मात्रा। ठीक है, दवाई की मात्रा मतलब कितनी दवाई कैप्सूल में आएगी। इसको कैसे निकालेंगे, कैप्सूल का आयतन। लिखेंगे कैप्सूल का आयतन। तो कैप्सूल कैसा है, हमारे पास गोलाकार है, तो फॉर्मूला लगा दो 4/3 πr³। यही होता है आयतन का फॉर्मूला। बस आंसर आ जाएगा, गुना करके लिख लो। 4/3 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना 3.5/। ठीक है, पॉइंट हटा लीजिए, यहां से पॉइंट हटाया 10, इधर से पॉइंट हटाया नीचे 10। 10 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। अब जिससे कट रहा है उसको काटो। यहाँ पे हमारे पास कट रहा है 7 से 35 5 बार। ठीक है, 7 से 35 5 बार कट गया। और देखो 2 और 2, 2 दूनी 4 और 4 कट गया। ठीक है, आगे देखें, इस 5 से ये वाला 10 कट रहा है 2 बार। ठीक है, और इस वाले 2 से ये 22 कट गया है 11 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है, सब कुछ लिख लो। ऊपर क्या बच रहा है, देखो 11 35 और 35, तो 11 गुना 35 गुना 11। ऊपर से क्या बचा है 11, इधर से 35 इधर से 35 लिख दिया। बटे में क्या बच रहा है 3, इधर से क्या बच रहा है 10 और 10, 10 गुना 20, 20 10 और 3, तो 20 और 10। देखो यहां से बचा है 3, इधर से बचा 10 और 10 गुना 20 यहाँ से बचा। सबको बस गुना करके भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे ऊपर और नीचे भी गुना करके भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें 22.46 मिलीमीटर। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया है आपको 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, इन तीनों को गुना कीजिए ऊपर, ऐसे ही यहाँ नीचे तीनों संख्याओं को गुना करें और भाग देंगे इस ऊपर वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का, तो आपके पास आयतन कितना आ जाएगा 22.46 mm क्यूब, मतलब मिलीमीटर क्यूब। क्योंकि हमारी त्रिज्या भी तो मिलीमीटर में दी थी, त्रिज्या भी तो मिलीमीटर में थी, आयतन भी किसमें आ जाएगा मिलीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 13.8 का। ठीक है, इतनी हमारे पास दवाई की आवश्यकता हो जाएगी इस सवाल के लिए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, अब हमारा चैप्टर नंबर जो 13 है वो कंप्लीट हो चुका है।
उसका जो अगला सवाल है वो हम करें, अब जो अगले जो एक्सरसाइज है या अगला चैप्टर है वो अब करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया था, इसके अलावा 12वां और 13वां चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे थर्ड चैप्टर जो है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी ताकि हमारा लगे कि हमने कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सवाल करते रहना। 13.8 तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर सवाल लगभग आपको समझाए हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। जहाँ तक एक्सरसाइजेस में सभी के सभी सवाल मैंने एक एक करके करवा दिए हैं। ये सवाल 10 सवाल थे इस एक्सरसाइज में, ये लास्ट एक्सरसाइज थी 13.8 जो कंप्लीट करवा दी है। जो अब बची है वो 13.8 के बाद 13.9 भी होती है, जो ऐच्छिक वाली है। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो सिलेबस तक है वो 13.8 तक ही है। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।